हेलो। चलो बच्चे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन में, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम लोगों ने इस स्टार्ट करा डिस्कशन ऑफ ड्राइंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कंपाउंड्स। तो उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 कंपाउंड्स तो ड्रॉ कर ही लिए थे और सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को क्लियर भी होंगे। नेक्स्ट हम लोगों को जो डिस्कस करना है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म इज वीबीटी। देखो, व्हाट इज एक्चुअली नीड ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्चुअल जरूरत क्या था। जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे ना, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब कुछ ड्रॉ कर रहे थे, बट वी स्टिल अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन कैसे रहे। तो एक्चुअल जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो फॉर्मेशन का प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी पॉस्टुलेट हैं वो वन बाय वन कॉपी करेंगे और उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी आपको फर्स्ट पॉस्टुलेट यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट पॉस्टुलेट इज द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि आप कोई भी मॉलिक्यूल ले आओ, कोई कंपाउंड ले आओ जिसमें दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिन दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उन एटम के वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड जिस भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वही ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली वो जिस भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करूं तो लेट अस से आई हैव ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 8 होता है। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। इट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। अब आप देखो, अब जब 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड शेल है। सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि जो वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेकंड सेल में आप देखो, जो 2s का ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट इज गोइंग टू कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आप 2p4 में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ तो 2p सबशेल में देयर इज 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे तो वन ऑफ द ऑर्बिटल इज गोइंग टू कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एक ऑर्बिटल के पास क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। रेस्ट अभी आपको दो ऑर्बिटल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट में यही बोला जा रहा है, a covalent bond is formed by overlapping of two half-filled valence orbital of two atoms, right? तो आई होप कॉपी हो गया होगा आपका। लेट अस मूव टू सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला जा रहा है? देखो, सेकंड पोस्टुलेट में बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स in overlapping orbitals get paired and confined between nuclei of two atoms। देखो बच्चे, यहां पे क्या बोल रहे हैं सेकंड पोस्टुलेट में, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? लेट अस से इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आसान सा, सबसे आसान वाला है मॉलिक्यूल।
दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप कोवेलेंट बॉन्ड देखो तो देयर इज वन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जब भी ये मॉलिक्यूल बना होगा उससे पहले देयर विल बी टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 1 होता है, और 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1। दैट मींस इसका वैलेंस शेल कौन सा है, फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल के 1s ऑर्बिटल में देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही हाइड्रोजन के पास देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कैसा, ये हमारा न्यूक्लियस है ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, और इसके 1s ऑर्बिटल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन एटम ले आता हूं, उसका न्यूक्लियस एंड उसके 1s ऑर्बिटल में उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल रहे कि जब ये दोनों अप्रोच करेंगे ये ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मतलब समझना बच्चे, यहाँ पे देखो पहले तो ऑर्बिटल समझो। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द 3D स्पेस। जब आप न्यूक्लियस लिखते हो इसके अराउंड ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हो, फर्स्ट थिंग इट इज नॉट द सर्कल। यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अराउंड कुछ स्फेरिकल शेप बन रहा है, और स्फेरिकल शेप में जो स्फेरिकल शेप है ये हमारा क्या है, 1s ऑर्बिटल है, और इस 1s ऑर्बिटल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। उस 3D स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नाउ इफ यू आर सेइंग कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब भी अप्रोच करेंगे तो दो स्पेस में दो ऑर्बिटल जिन्हें आप स्पेस बोल रहे हो अराउंड द न्यूक्लियस, आप ऐसा समझो ये हमारा एक 1s ऑर्बिटल है, ये हमारा सेकंड 1s ऑर्बिटल है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे तो देयर विल बी अ कॉमन स्पेस, एक कॉमन स्पेस मिलेगा बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ 1s एंड 1s ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये जब अप्रोच करेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल का जो कॉमन स्पेस मिलेगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जब हम इसको ओवरलैप्ड कराएंगे ना, चलो ओवरलैपिंग भी करा देते हैं, दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ 2 1s ऑर्बिटल, और ये बोला जा रहा है कि जब ये ओवरलैप जो वॉल्यूम मिलेगा, इस ओवरलैप्ड वॉल्यूम में ये दोनों जो इनिशियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही कन्फाइंड रहेंगे। दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड and confined between the nucleus of 2 atom. This is the second postulate of valence bond theory. I hope आपको clear होगा। Next, let us move to the third postulate. Third postulate देखा जाए, third postulate में क्या बोल रहे हैं? Third postulate is the direction of covalent bond is the direction of covalent bond is along the overlapping of atomic orbitals, ठीक है। एंड सो this makes covalent bond directional in nature, राइट। देखो अभी मैं जो बात कर रहा था, अगर इस पोस्टुलेट को समझना है तो वापस से पिछला वाला ही एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी पिछले वाले एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा था कि दो हाइड्रोजन एटम है, उनके 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड हो गया बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, और वो 2 न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ओवरलैपिंग क्या होगा, अगर इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करें, इन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहे हो ना,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ दैट इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वही हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे, डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगा उसी डायरेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। कभी जब आयनिक बॉन्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं हम लोग, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स का कोई भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, बल्कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बट आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखना। रेस्ट ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, and this makes the covalent bond directional, right? This was our third postulate. Let's start with the fourth postulate. Fourth postulate देखा जाए। Fourth postulate में the atomic orbital of valence shell, the atomic orbital of valence shell with paired electron do not participate in overlapping. With paired electron do not participate in overlapping, and so do not contribute towards bond formation, and remain as lone pair on atom, देखो ये भी काफी आसान सा पोस्टुलेट है। इसके बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन हो गया हम लोगों का कि वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वो उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं फिर से एग्जांपल लूं, ऑक्सीजन का पहले पोस्टुलेट में लिया था, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, if you will write the configuration it is 1s2 2s2 and 2p4। वैलेंस शेल यहाँ पे क्या है, सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में आप देखो 2s ऑर्बिटल में देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 2p4 में जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो वहां पे भी एक ऑर्बिटल ऐसा मिलेगा जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो आपको वैलेंस सेल दैट इज सेकेंड सेल में दो ऐसे ऑर्बिटल मिल रहे हैं जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ये ऑर्बिटल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। आप देखना कभी भी ऑक्सीजन अगर दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो वो दो कोवेलेंट बॉन्ड कहां से बनेगा, 2p का जो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे। साथ में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर बचता है। अगर अकॉर्डिंग टू वीबीटी पूछा जाए कि वो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, तो डेफिनेटली एक ऑर्बिटल क्या होगा, 2s का होगा जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक ऑर्बिटल किसका होगा, 2p का होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देयर इज टू लोन पेयर, एक 2s ऑर्बिटल में है और एक 2p ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल
with paired electron do not participate in overlapping and so do not contribute towards the bond formation and remain as lone pair on atom. वो lone pair के फॉर्म में ही रहेंगे. This is fourth postulate. Next, let's start with the fifth postulate. Fifth postulate, that is what fifth postulate is: greater is the extent of overlapping, is stronger is the formed covalent bond. Greater is the extent of overlapping. Greater is the extent of overlapping, is stronger is the formed covalent bond. एंड यहाँ पे आपको मैं एक ऑर्डर दूंगा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में एंड कॉलेज एग्जाम में भी. ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताने जा रहा हूं. थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी सीखेंगे व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. एंड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, साथ में देयर इज वन मोर कंडीशन: ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेल. ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन मेंटेन करा जाए तो ये ऑब्जर्व करा हुआ है कि पी ओवरलैपिंग इज मोर देन पी एस ओवरलैपिंग विच इज मोर देन एस ओवरलैपिंग. देखो, जहां पे p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिल जाएगी. जहां पे पी एस का ओवरलैपिंग कराओगे वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, और जहां पे एस का ओवरलैपिंग कराओगे वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम हो जाएगी. ये कब यूज करना है? जब भी ऑर्बिटल्स जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सभी सेम शेल के होंगे तभी इस्तेमाल करना है. जैसे अभी मैं आपको बोल दूं, लेट अस से ये 2p और 3p का ओवरलैपिंग मैं करा रहा हूं, और यहाँ पे मैं बोल दूं 3p एंड 3p एंड 3s. ये जो शेल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे 3s का ओवरलैपिंग करूं और आपसे पूछ लिया जाए कि ये अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो किस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली जहां पे पीपी ओवरलैपिंग हो रहा होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा. और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे पीपी में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा. जबकि आप 3s का ओवरलैपिंग जब भी देखोगे तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम आएगा और बॉन्ड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा. यहाँ पे ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देख रहे हैं, और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करा हुआ है. इससे रिलेटेड एडवांस लेवल का डिस्कशन अभी मैं अलग से करूंगा जब भी मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में समझा रहा हूँ. तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बस इतना आइडिया ले लेते हैं कि जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही मैं हर जगह इस्तेमाल करने वाला हूं. अच्छा, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, सर ऐसा क्यों होता है? अगर किसी ने पूछ लिया ऐसा क्यों हो जाता है कि पीपी ओवरलैपिंग में पीपी सेम शेल के अगर आप पी ऑर्बिटल्स ले आ रहे हो तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और सेम शेल का अगर एस ऑर्बिटल ले आ रहे हो तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है. ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप एस ऑर्बिटल का शेप देखोगे, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, एंड पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप. ये दोनों के शेप हैं. ऑलमोस्ट जब आप किसी एटम के थर्ड ऑर्बिट के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हो तो थर्ड ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल है ऑलमोस्ट
उनका वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, सेम हो रहा होता है। आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूं। फॉर द सेम वॉल्यूम, अगर सेम वॉल्यूम रखा जाए और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जनरेट करे जाए, तो स्फीयर इज द शेप विच इज हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। स्फीयर ऐसा शेप होता है जिसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, कीपिंग द वॉल्यूम सेम फॉर डिफरेंट शेप्स। तो बच्चा अगर आप स्फेरिकल ले आ रहे हो, स्फेरिकल शेल ले रहे हो जिसमें सरफेस एरिया कम हो गया, तो डेफिनेटली अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर। अदरवाइज एक और पॉइंट जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब किसी शेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स हैं उनका अगर क्लोजनेस चेक करोगे कि कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। तो लेट अस से अगर मैं थर्ड सेल लेता हूं, तो थर्ड सेल में देयर विल बी 3 सबशेल, 3s 3p 3d। तो जब आप 3s 3p 3d के ऑर्बिटल्स की बात करोगे ना, यू विल फाइंड कि जो 3s का पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा है। 3s का ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 3p। 3p का क्लोजनेस थोड़ा कम है और 3d का क्लोजनेस सबसे कम है इन थर्ड सेल। तो जिसका क्लोजनेस कम होगा ना, सॉरी जिसका क्लोजनेस ज्यादा होगा, जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो उसका हमेशा ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। तो दिस इज सेकंड वे टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरऑल आपको ये ऑर्डर याद रखना है और ये पॉइंट भी याद रखना है कि मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस half filled atomic orbital, stronger is the covalent bond, right? This was our fifth postulate. Let's start with the sixth postulate. Next one. Next postulate is bond. ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको दिमाग में रखना। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछने वाला हूं। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो ना, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम only when net attraction force is acting between two atom। बोलने का मतलब ये है कि दो एटम जब भी अप्रोच कर रहे होंगे टू फॉर्म द बॉन्ड, तो वो दोनों एटम के बीच में बॉन्ड केवल और केवल तभी बनेगा जब भी उन एटम के बीच में नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही हो। अगर उनके बीच में नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं किया तो डेफिनेटली वहां पे कोवेलेंट और किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप मैंने ये वाला पॉइंट आपको जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करा था तो पहले ही क्लास में बता दिया था कि दो एटम के बीच में बॉन्ड केवल और केवल तभी बनेगा जब भी दोनों एटम के बीच में नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स आ रहा होगा। जैसे कई बार दिमाग में ऐसी चीजें आती है, सर अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का और इसके सराउंडिंग में 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का। सिमिलरली न्यूक्लियस के अराउंड 1s ऑर्बिटल में सेकंड एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आता है कि जब मैं इन दोनों हाइड्रोजन एटम को क्लोज अप्रोच कराऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन का तो रिपल्शन हो रहा होगा, फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाता है। तो इसके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए ये भी समझना कि ये जो न्यूक्लियस है फर्स्ट एटम का,
ये न्यूक्लियस सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड एटम का जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्सेस आ रहे हैं एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आएगा और साथ में न्यूक्लियस का भी रिपल्शन होगा। ओवरऑल आपसे ये बात करी जा रही कि ये सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर वो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप क्लियर रखना। अभी इसके ऊपर थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट पोस्टुलेट नहीं है, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप जरा ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि मीथेन मॉलिक्यूल में, अगर आप मीथेन मॉलिक्यूल देखो तो मीथेन मॉलिक्यूल में देयर इज 4 कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज which orbitals are involved to form the 4 carbon hydrogen covalent bond in methane, and also predict whether all the 4 covalent bond are of equal strength or not। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं लैंग्वेज। predict find the orbitals involved in covalent bond formation in methane, and also find whether all the covalent bond of equal strength or not। ठीक है, ये सपोज ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ऐसा आपसे पूछ लिया गया, तो अब करेंगे कैसे? पहले आप क्वेश्चन देख लो, अपना दिमाग इस्तेमाल करना। अच्छा, एक और चीज, डेफिनेटली ये सब कुछ आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई और थ्योरी नहीं लगा देना, नहीं तो कुछ लोग समझदार लोग होंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यूज कर लेंगे। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं यूज करना है, यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस्तेमाल करना है और फिर प्रेडिक्ट करना है कि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या ये सभी 4 कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि VBT के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है मीथेन मॉलिक्यूल में। तो जब भी आप मीथेन मॉलिक्यूल लिख रहे थे, मीथेन मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन में देयर इज 4 कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड। Let us write the electronic configuration of carbon. Carbon atomic number is 6. If you will write the configuration, it is 1s2, 2s2 and 2p2, right? इसका वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड सेल है। अगर आप देखो तो 2s ऑर्बिटल में देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2p सब शेल के 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। देखो बच्चे, यहाँ पे हमें वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज हमको मालूम है, मीथेन में कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो अभी जितना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग सीखे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अगर किसी एटम को 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो उसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हमने जो लिख रखा है वहां पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसको नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं भी बताऊंगा कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट क्यों आता है, कैसे आता है, वो सब भी बात डिस्कस कर लेता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के लिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, 1s2 जो इनर शेल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड शेल है। वैलेंस शेल के सेकंड शेल के जो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइट टू 2p सबशेल। 2p सबशेल का जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें चला जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा, 2s1 एंड 2p3। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा तो 2s में अभी मैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, एंड 2p सबशेल के सभी 3 ऑर्बिटल में मैं एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूंगा। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नाउ अब ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, मतलब एक तो आप अपनी क्लैरिटी के लिए एक लॉजिक अपने आप में रख सकते हो कि किसी भी एटम को जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने यार उतने तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपको ये एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि कब आपको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कब नहीं लिखना है। इसका आइडिया बिल्कुल लग जाएगा अगर आप मेरा स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखते हो। तो स्टेटमेंट वही है, किसी भी एटम को जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होंगे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होने कंपलसरी है। तो यहाँ पे कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया ना। एक्चुअल सीन में ये कैसे होता है अगर ये आपको जानना है तो देखो, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऐसा एज्यूम करा जाता है, लेट अस से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज जेड एक्सिस, एंड ओरिजिन पे मेरा कार्बन है, ठीक है। एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम जो कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन से कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हुआ क्या, सपोज यहां पे मेरा कार्बन एटम है, यहां पे कार्बन एटम है, एंड 4 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम को अप्रोच कर रहे हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात अगर देखोगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी ये 4 हाइड्रोजन अप्रोच करते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आपस में रिपल्शन आता है, एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन, मैंने कई बार बात करी है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जहां पे भी रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे वहां पे एनर्जी इंक्रीज करेगा, एंड जहां पे अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगे वहां पे एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये हाइड्रोजन जब भी अट्रैक्ट होंगे, जब भी हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे, देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एनर्जी इंक्रीज करता है। वही एनर्जी यूज होता है ये लोअर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए हायर एनर्जी स्टेट में। डेफिनेटली ये चीज तो क्लियर है हमें कि 2s का एनर्जी इज लेस देन 2p। तो अगर आप 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में ले जा रहे हो तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और वो एनर्जी कहां से आती है, जब ये हाइड्रोजन अप्रोच करेगा उनका आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एनर्जी इंक्रीज करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस electron of 2s will get excited to 2p, that is why we are writing excited state। और ये प्रेडिक्ट करना कि एक्साइटेड स्टेट कब लिखना है कब नहीं लिखना है, उसके लिए स्टेटमेंट मैंने बता ही दिया है। जस्ट आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना। नेक्स्ट, अभी मेरे पास कार्बन मिल गया इन एक्साइटेड स्टेट, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में है, एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2p। एंड हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन 1s, और वो भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी कार्बन को बॉन्ड बनाने होंगे, जरा देखो,
अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा 2px ऑर्बिटल है, 2px ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल है और ये कौन है 2p ऑर्बिटल है, इनका आपस में ओवरलैपिंग हुआ और कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बना लिया। सिमिलरली आई कैन राइट 2py एंड 2py का हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करा लिया। Now I can write what 2pz, there will be a 2pz orbital because 2px, 2py, 2pz सभी ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करा करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ऑल्सो कार्बन के अराउंड क्या है, एक 2s ऑर्बिटल भी है, कार्बन के अराउंड 2s ऑर्बिटल भी है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मैं स्फेरिकल शेप दिखा रहा हूं दिस इज आर 2s ऑर्बिटल, इसका ओवरलैपिंग हो गया हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, इट इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाता कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए हैं, तो one of the carbon hydrogen bond is formed by 2px and 1s overlapping. Second carbon hydrogen bond is 2py and 1s overlapping. Third carbon hydrogen bond, let us say it is 2pz and 1s. And fourth carbon hydrogen bond is 2s and 1s. These are the orbitals involved in the bond formation of मीथेन। ये मीथेन में जो आप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो उसमें यही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तरफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 1s कंटिन्यूड है, दूसरी तरफ कार्बन है तो कार्बन के जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो जिस ऑर्बिटल में इन्वॉल्व थे प्रेजेंट थे वही ऑर्बिटल यहाँ पे लिखे हुए। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें मुझे ये डिसाइड करना था कि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट ये था कि क्या ये सभी 4 कोवेलेंट बॉन्ड मीथेन में इक्वली स्ट्रेंथ के हैं क्या? द आंसर इज नो, ये सभी 4 कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं है। बिकॉज आप देखो तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, 2p1s, सेकेंड 2p1s, थर्ड 2p1s, तो ये जितने भी 2p1s के ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये तो आपस में इक्वल स्ट्रेंथ के हो जाएंगे, बट जब आप 2s 1s का ओवरलैपिंग कराओगे तो डेफिनेटली अब 2p की जगह पे क्या आ गया, 2s आ गया, तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आउट ऑफ दीज 4 कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज 1 कोवेलेंट बॉन्ड विच इज वीकर देन अदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा जो 2s 1s के ओवरलैपिंग से बन रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होगा जो बाकी सभी 3 कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे एक्चुअली यही वीवीटी का ड्रॉबैक है, ठीक है, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक है और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जनरेट होता है। तो आगे जाकर के मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट आई होप कि अभी जो क्वेश्चन दिया था वो आपको क्लियर है कि मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और वो सभी 4 कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं है। देयर इज 1 कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज वीकर देन अदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, फाइंड द ऑर्बिटल्स, find the orbital containing lone pair on central atom। और यहां पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड वन इज लेट अस से वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है डेफिनेटली उसके पास कोई एक लोन पेयर, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होने वाला है। आपको उस लोन पेयर का ऑर्बिटल बताना है कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट। तो जैसे मुझे फर्स्ट पार्ट करना है, अमोनिया के बारे में लिखना है,
तो मैं क्या करूंगा, अमोनिया में पहले सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखना शुरू कर दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन इट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देखो, अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना होता लुईस स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली हम लोग नाइट्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते, और ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा होगा, सेकंड सेल होगा। 2s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पेयर्ड है, और 2p के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, राइट। तो ये अब देखो, इसके पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे वो एक्चुअली कैसे बनेंगे, 2px ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बन गया, 2px ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग से बन गया। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड आई कैन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2py वाले ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है, आई कैन से वहां पे नाइट्रोजन का 2pz वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, और हाइड्रोजन का 1s वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए कहां, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड सेल। सेकंड सेल में एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा कैसा होगा, लोन पेयर के फॉर्म में होगा। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है that is present in 2s orbital according to VBT। डेफिनेटली ये क्वेश्चन हम लोग कैसा कर रहे हैं, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। ये हम लोगों को करना है अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करना है, बिकॉज यही सेम क्वेश्चन मैं फिर से कराने वाला हूं। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा वहां पे। बट अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू VBT लिख रखा है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 2s ऑर्बिटल में। वहां पे सेकंड सेल के 2s ऑर्बिटल में देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वही हमारा लोन पेयर होगा, राइट। तो आई होप अमोनिया वाला केस आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर वाटर मॉलिक्यूल के लिए करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, स्टार्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s2 2s2 and 2p4। second cell is still valence shell, and valence shell के 2s orbital is containing pair of electron, and 2p सबशेल में एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वाटर मॉलिक्यूल का लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाना है, तो ऑक्सीजन को 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। आप देखो, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो यू कैन से कि ये 2py 1s एंड 2pz 1s, और यू मे से आल्सो कि 2px 1s 2py 1s, बिकॉज यहाँ पे कोई कन्वेंशनली हम लोग बोलते हैं 2px 2py 2pz, बट आप 2py 2px 2pz भी लिख सकते हो, 2pz 2px 2py भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है हमारे मानने के ऊपर कि हम क्या मान रहे हैं। बट कन्वेंशनली हम लोग 2px 2py 2pz लिखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 2py 1s 2pz 1s, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए। वैलेंस शेल दैट इज द सेकंड सेल, इसमें 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास देयर विल बी 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर डेफिनेटली 2s ऑर्बिटल में होगा, और एक लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, फाइंड द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग करना था इसे, ठीक है। ओके, दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड उसका पोस्टलेट, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने कर लिए। नाउ द नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है दैट इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और डेफिनेटली हमें 2 टाइप पढ़ने हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, वन इज सिग्मा बॉन्ड
एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. एंड देन इसके ऊपर फर्दर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बीबीटी आज के आज खत्म हो जाए. सिग्मा बॉन्डिंग, इट इज सिग्मा बॉन्ड, ऐसा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो आपके एटम्स है जिनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा दैट विल बी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट. अगर उस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. तो स्टार्ट करते हैं लिखना इसको. इफ द overlapping of atomic orbitals takes place along internuclear axis, then formed covalent bond is known as sigma bond. It is also known as end-to-end overlapping or head-on overlapping. Next, the electron cloud of sigma bond is cylindrically symmetrical around internuclear axis. ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है आपको ध्यान रखने चाहिए. जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, और जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. उसी को हम लोग नाम देते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग. और वो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सिग्मा बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा. चलो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज द मीनिंग की यहाँ पे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है. ठीक है, देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल. वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सबसे आसान वही दिखता है हम लोगों को समझने के लिए. अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख रहे हो तो दिस विल बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम. न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड इट in 1s orbital. Similarly, nucleus of second hydrogen atom, electron present in 1s orbital atom around it. Now next क्या करना है, इन दोनों को along the internuclear axis, इन दोनों को न्यूक्लियस को ज्वाइन करो. ये न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो जब आप इनको अप्रोच कराओगे तो देयर विल बी अ कॉमन स्पेस, एक कॉमन स्पेस जनरेट हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे. और यही जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसी को सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जा रहा है. और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कॉमन स्पेस है, ये कॉमन स्पेस
इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जैसा फिर से ये मेरा एक स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर आपस में अप्रोच कर रहे हैं, देयर इज अ कॉमन स्पेस। ये जो कॉमन स्पेस है उसको अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जाकर के देखोगे तो एक सिलेंडर का शेप जनरेट कर रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिलेंडर नहीं बनेगा बट सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए बोला जा रहा है कि ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा। राइट, आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ऑफ वन एटम, ये सेकंड ऑर्बिटल है ऑफ सेकंड एटम, ये दोनों आपस में अप्रोच कर रहे हैं एंड देयर इज अ कॉमन स्पेस जो ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो जो ओवरलैप कर गया उसको आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जा करके देखो, दैट विल लुक लाइक सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, इसीलिए वर्ड इस्तेमाल करा जा रहा है फॉर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड। राइट, नेक्स्ट ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, इनके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। राइट, यहाँ पे कुछ एक चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसके बारे में डिस्कशन जरूरी है। कई बार होता है, जैसे आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर रिकॉल करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर रिकॉल करो, तो जब वहां पे हम लोग ऑर्बिटल का शेप देख रहे थे, तो जैसे हमने s ऑर्बिटल बनाया, s ऑर्बिटल बनाने के बाद हमने न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज लिखा और इसके सराउंडिंग में एक और पॉजिटिव लिखा करते थे। अब आपको अगर p ऑर्बिटल का शेप रिकॉल कराऊं तो p ऑर्बिटल का शेप क्या था, डंबल शेप, यहां सेंटर में इसके पॉजिटिव चार्ज था, दैट वाज आवर न्यूक्लियस, और ये जो लोब थे, लोब के ऊपर भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिख रखे थे। सिमिलरली अगर आपको d ऑर्बिटल रिकॉल कराऊं तो सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज लिखा था, दैट वाज आवर न्यूक्लियस, और जो लोब थे इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके लिखा हुआ था। तो एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखे होते हैं ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो देखो, आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसको मत बोल देना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, द रीजन इज कि आप ये क्या बोल रहे हो, ये है क्या, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑर्बिटल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, दैट इज नॉट द चार्ज इन फैक्ट। अब ये चार्ज है ही नहीं, देख लिखने के लिए हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं बट इसको आप चार्ज मत बोलना। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं, जब लास्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल के शेप डिड्यूस कर रहे होते हैं तो वहां से हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे होते हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसा एज्यूम करे हुए, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करे हुए। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना बच्चे, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। दिस पॉजिटिव नेगेटिव्स आर इंडिकेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जो इलेक्ट्रॉन वेव का फॉर्मेशन कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो वेव का फॉर्म हो रहा है उस वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड होगा। और वापस से एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, कहीं पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव, तो वही आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट करे जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे वीबीटी कंप्लीट कराने के बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा, VSEPR। ठीक है, तो इस क्लास के लिए अभी मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फर्दर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।